हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। और आज हम इसमें कवर करेंगे इसका थ्योरी पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत में अपना शासन स्थापित किया था। तो जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। तो जो चंद्रगुप्त का साम्राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। तो जो ये हमारा मौर्य साम्राज्य था तो उसकी सीमा ईरान से भी मिलती थी। उसने ही भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। तो जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। तो जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। तो जो मुद्रा राक्षस है उसमें जो चंद्रगुप्त के क्या क्या नाम दिए गए हैं? वृषल और कुलहीन। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम पे दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितम। क्षेमेंद्र की जो बृहद कथा मंजरी है और जो सोमदेव की कथा सरित सागर है, इसमें चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। तो ये इसमें क्या बताया गया बृहद कथा मंजरी में कि चंद्रगुप्त मौर्य थे जो शूद्र उत्पत्ति थे, मतलब शूद्र थे। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था। वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषक के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। तो ये जो हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? हेमचंद्र का जो परिशिष्ट पर्वन है उसमें बताया गया है कि ये जो गांव के मुखिया थे उनके पुत्री का ये पुत्र था। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान की और मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से कराई थी। तो जो सैंड्रोकोटस था उसको किसने मिलवाया था चंद्रगुप्त मौर्य से? तो वो थे विलियम जोन्स। एरियन और प्लोटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णन किया है। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक का उल्लेख कौटिल्य एक पद्मखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम से साम्यता चाणक्य के रूप में की जाती है। पुराणों में द्विजर्भक मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। जो पुराणों में इसको क्या बोला गया है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। कौटिल्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के जो कौटिल्य द्वारा रचना की गई है अर्थशास्त्र, उसमें शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक थी और इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत जैसे राजा, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। तो ये अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना गया, अभी तो राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ बोला गया है। तो जो राजनीति था, पॉलिटिकल साइंस थी, उसमें उसको एक अद्वितीय ग्रंथ माना गया है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस के रूप में की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी और जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में ही संभव हुआ था। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। तो जो फर्स्ट विजय थी उसकी, उस पे उसने ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक उसने अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया था।
रुद्रदामन के अभिलेख में पश्चिमी भारत का उसका अधिकार प्रमाणित होता है। तो जो रुद्रदामन का अभिलेख है उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमी भारत में भी था। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूरब में बंगाल की खाड़ी तक था। तो उसकी मृत्यु जब हुई थी तब उसका विस्तार कितना था, जो हिंदुकुश पर्वत था और जो बंगाल की खाड़ी थी, और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मैसूर तक। तो समझ लो साउथ में कर्नाटक तक लेके और नॉर्थ में हिंदुकुश पर्वत, मतलब पूरा नॉर्थ ले लो। लेफ्ट साइड में जो है वो थोड़ा मतलब जो बंगाल वो है अरब सागर का पार्ट वो थोड़ा सा छूटा हुआ है। अदरवाइज इसका पूरे भारत में साम्राज्य था। 150 ईस्वी में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से आनर्त और सौराष्ट्र के प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो जो हमारा वेस्ट था उसमें भी इसका अधिकार था। ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दिया गया है इसमें बताया गया है कि जो पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई का जो बांध का निर्माण कराया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल में ही किया गया था। तो ऑलमोस्ट इसका पूरे भारत में ही अधिकार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना से 305 ईसा पूर्व में इसे परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को आर्किमिडीज कहा था। विद्वानों के अनुसार आर्किमिडीज का संस्कृत रूप अमित्रघात, जिसे समित शत्रुओं का नाश करने वाला बोला जाता है, उसको अमित्रघात का बोला गया। जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन बोला जाता था। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है और दिव्य दान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। तो जो डाइमेकस था वो किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टालमिनी द्वितीय फिलाडेल्फिया के डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा गया था। तो जो मिस्र का जो हमारा राजा था टालमी द्वितीय, उसने किसको भेजा था? डायनोसिस को। तो ये भी आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। ये कौन कौन सी थी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दी थी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा बनाया गया था। तो जो अशोक था वो किसका पुत्र था? बिंदुसार का। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता है। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया था जिसकी पालन आसानी से सभी कर सके। सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके विविध आयाम थे। अशोक ने 272 ईस्वी में लगभग मगध का शासन बना था। लगभग 4 वर्ष में उसने 200 शिक्षा जो हमारे 4 वर्ष हुए उसके आफ्टर में उसको राज्याभिषेक कराया गया, वो था 269 ईसा पूर्व। उसके अभिलेख में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी आदि कहा गया। तो जो अशोक को क्या क्या बोला गया है? देवनाम प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय बोला गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो जो पुराण है उसे में अशोक को क्या बोला गया है? अशोक वर्धन। सिंहली अनुश्रुतियां दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति का जो आयोजन हुआ था। तो जो 3rd बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के।
इसकी अध्यक्षता मोगली के द्वारा की गई थी। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु से बौद्ध मत में दीक्षा मिली थी। तो जो अशोक है उसने अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और किसके द्वारा उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई? तो निग्रोध नामक एक बौद्ध भिक्षु थे। तत्पश्चात मोगली पुत्तिस्तिच के प्रभाव में वे पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गए। तो वो जो मतलब दीक्षा लेने के बाद में मोगली पुत्तिस के प्रभाव में आकर वे पूर्णतया बौद्ध हो गए थे। दिव्य धर्म के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध धर्म जो बौद्ध भिक्षु से उससे शिक्षा प्राप्त हुई थी। मौर्य शासकों के अनुसार अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का एक उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व एवं न्याय दोनों अधिकार प्राप्त होते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अशोक के टाइम पे जिलाधिकारी होता था उसे क्या बोला जाता था? रज्जुक। एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्राओं पर रोक लगा दी और उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। तो जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने धर्म यात्राएं शुरू कर दी थी। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि तथा 20 वर्ष बाद रुम्मनदेई उसकी पूजा की, और इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में जो इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक के राइटर कौन है? विंसेंट आर्थर। साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया गया है, जैसे सर्वप्रथम लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोधगया की यात्रा की थी, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की और वहां एक शिला स्तंभ स्थापित करवाया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग माफ कर दिया गया और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। तो जो भू राजस्व है उसको भी घटा दिया, 1/6 से 1/8 कर दिया। कालसी गिरनार मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पहला है सहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा, तीसरा है कालसी, चौथा है गिरनार और 5वां है धौली, छठवां है जौगढ़, 7वां है एर्रागुड़ी और 8वां है सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की ब्राह्मी लिपि में न होकर खरोष्ठी लिपि में है। तो कौन कौन से 2 अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में हैं? एक सहबाजगढ़ी है और एक मानसेहरा है। तक्षशिला में आर्मेयिक लिपि का लिखा गया है और एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान पर यूनानी और आर्मेयिक लिपि में लिखा गया है। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई अभिलेख लंगमान नामक आर्मेयिक लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? सर जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने की प्रशंसनीय प्रयास किया है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राप्त हुआ है। कुछ और स्थानों से अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे पिपरहवा, सोहगौरा और महास्थान।
प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन और प्रिंसेप नॉरिस लेसन कनिंघम आदि विद्वानों को है। ये मुख्यतया उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिला अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की, नेत्तूर और उड़ेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। ब्राभु स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी बनाता है। अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है, जहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए, न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने के तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। तो पहले तो बहुत ज़्यादा पक्षियों को मारा जाता था, बट जो अभिलेख था उसके लिखने के बाद में कितने मारे जाने लगे, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता था, मतलब कभी मृग को छोड़ दिया जाता था, बस 2 मोर मारे जाते थे। ये तीनों ही भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित कर दिया गया। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कौन थी? कलिंग का युद्ध। इसमें अशोक को विजय प्राप्त हुई। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। अशोक के दीर्घ शिलालेख जो 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की कामना की गई है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों का वर्णन मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि अशोक 5 यवन राजाओं के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध थे। गोरखपुर के जिले से प्राप्त सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में और बांग्लादेश के वोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख में अशोक की कालीन की जो प्राकृत भाषा है उसका वर्णन मिला है और उसमें ब्राह्मी लिपि का वर्णन है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंधित थे। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से प्राप्त होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, एक धर्मस्थी और एक कंटक शोधक। धर्मस्थी दीवानी और कंटक शोधक फौजदारी न्यायालय होते थे। तो जो धर्मस्थी थे वो दीवानी थे और कंटक शोधक थे जो वो फौजदारी न्यायालय हुआ करते थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष भी कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, जैसे संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाला, संचरा जो प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करता है। तो जो 2 गूढ़ पुरुष, 2 गुप्तचर थे वो कितने थे? 2। एक था संस्था और एक संचरा। मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों के द्वारा किया जाता है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो कितने समितियां थी? 6। और कितने सदस्य थे? 5। तीसरी समिति जनगणना के हिसाब से रखी जाती थी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, फिर उसके साथ में हम लोग उसके MCQs कवर करेंगे। तो थैंक यू।